So next topic we have is heterogeneous catalysis after homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें reactant and catalyst दोनों सेम फेज में होते हैं. अब heterogeneous catalysis क्या होएगा जिसमें reactant and catalyst डिफरेंट फेज में होंगे. अब लाइक काफ़ी heterogeneous catalysis reactions ऐसे होते हैं जिसमें कैटलिस्ट एज अ सॉलिड सरफेस एक्ट करता है, ठीक है, और रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं और सॉलिड्स भी हो सकते हैं. बट हाँ, कैटलिस्ट आपका यहाँ पे सॉलिड सरफेस ही रहेगा, ठीक है. अब कौन कौन से जो सॉलिड सर्फेसिस हैं वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस में? प्लैटिनम, निकल, आयरन, कॉपर या मेटल ऑक्साइड सच एज फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड. तो ये सारे जो है वो सॉलिड हेटेरोजेनस कैटालिसिस एक्ट करते हैं, ठीक है. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले आती है हेटेरोजेनस कैटालिसिस जिनमें सॉलिड रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है. तो इसकी लाइक बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है यहाँ पे. एग्जांपल जो कॉमन है वो मैं आपको बता रही हूँ. पोटेशियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये यहाँ पे कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है और आपका रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है. जिनमें लिक्विड रिएक्टेंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये लिक्विड होता है, सबको पता है, ठीक है. और प्लैटिनम की प्रेजेंस में इसकी डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है. तो यहाँ पे प्लैटिनम आपका कैटलिस्ट है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है. गैशियस रिएक्टेंट्स होंगी तो ये सारी एग्जांपल्स लाइक हेबस प्रोसेस जिसमें अमोनिया मिलता है, नाइट्रोजन आप सबको पता है, दिस इज गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, ये जो है वो एक्ट अमोनिया की फॉर्मेशन करती है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके. तो यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है? गैशियस. सिमिलरली इन ऑल दीज केसेस लाइक इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है. तो निकल कैटलिस्ट आपका एक्ट कर रहा है. अनसैचुरेटेड ऑयल होएगा यहाँ पे आपका, ठीक है. इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है. नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से प्लेटिनम आपका सॉलिड कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है. आगे पॉलीमराइजेशन है थाइलीन की यूजिंग टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइअल्काइल एल्युमिनियम एज कैटलिस्ट. जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं जिसको, इसको सारे को, ठीक है. सो ये सारी कुछ टाइप्स हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस की. आगे आ जाती है थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी होमोजेनस में, वैसे ही हम लोग हेटेरोजेनस में पढ़ रहे हैं, ठीक है. हेटेरोजेनस में ना बेसिकली दो थ्योरीज हैं, ठीक है, जिन्होंने एक्सप्लेन करा. बेसिकली देखो ये आप सबको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. दो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन्स होंगी. अगर उन कोलिजन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तभी उनको इफेक्टिव माना जाएगा और उन कोलिजन से प्रोडक्ट यील्ड होएगा, ठीक है. अगर उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो जितना मर्जी कोलाइड करी जाए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी. और अगर किसी रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होती है तो हमें उसे एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जो एडिशनल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट. तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बता दी हुई हैं. अब थ्योरीज में दो थ्योरीज हैं यहाँ पे. पहली थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और सेकेंड एडजॉर्प्शन थ्योरी. एडजॉर्प्शन थ्योरी इज द मोस्ट कॉमन थ्योरी, ठीक है. इंटरमीडिएट थ्योरी भी मैं आप लोग को करवाती हूँ कि इसमें क्या होता है. देखो सिंपल सी बात है, ठीक है. ये आपका एक रिएक्टेंट है. देखो बेसिकली मेरे को ये है, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स ए एंड बी, ठीक है. एक्स मेरा कैटलिस्ट है और मेरे पास प्रोडक्ट मिलना है ए बी, ठीक है. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी से बता रही हूँ, ठीक है. सबसे पहले क्या होना है, जो फर्स्ट रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट है, ठीक है, उसने कैटलिस्ट एक्स के साथ कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बना देना है, ठीक है. इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स कुछ हमेशा ही अनस्टेबल होता है, ठीक है. तो ये अनस्टेबल है इसलिए इसने फर्दर क्या कर जाना है? डिकम्पोज करके ये जो ए है वो दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा. कैटलिस्ट फिर से वैसे का वैसा बाहर आ जाएगा, ठीक है. ये होती कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, सिंपल सी बात है. विद एग्जांपल मैं आप लोग को करवा देती हूँ. लाइक लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाना होता है हमने, ठीक है. कैटलिस्ट हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा. जैसे कि मेरा ए रिएक्टेंट कंबाइन कर गया था कैटलिस्ट के साथ, ये मेरा फर्स्ट रिएक्टेंट है ऑक्सीजन. सल्फर डाइऑक्साइड मेरा सेकेंड रिएक्टेंट है, ठीक है, बी. सल्फर डाइऑक्साइड बी है और यहाँ पे ऑक्सीजन ए है, ठीक है. और एक्स क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड. तो पहले नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इंटरमीडिएट बना देगा. इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, फिर ये दूसरे बी रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है. तो ये है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. एक और एग्जांपल बता देती हूँ. लाइक बनाना है डाइथाइल ईथर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल. तो इथेनॉल मेरे पास ए रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट बी इथेनॉल ही है, ठीक है.
हो क्या रहा है यहाँ पे, कैटलिस्ट कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ने ए के साथ रिएक्ट किया, ये बना दिया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है इसलिए इसने बी रिएक्टेंट लाइक इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा और प्रोडक्ट बना देना, कैटलिस्ट एज सच बाहर आ जाएगा। तो ये होती है कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है ना, इसकी लिमिटेशंस ये है कि एक तो जो हेट्रोजीनस कैटालिसिस को एक्सप्लेन नहीं कर रही। दूसरी बात, हेट्रोजीनस कैटालिसिस के लिए बच्चे वैलिड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्सेस बनेंगी ही नहीं उसमें, इंटरमीडिएट्स नहीं बनेंगे अगर वो डिफरेंट फेसेस में होंगे। सेकेंड ये जो है कि डीएक्टिवेशन बाय कैटालिटिक पॉइजन एंड एक्टिवेशन बाय प्रमोटर, उस चीज़ को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। अब इस थ्योरी के फेलियर की वजह से जो नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करी गई दैट इज़ एड्जॉर्प्शन थ्योरी। एड्जॉर्प्शन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सरफेक्टेंट हो ना जो, ठीक है, सॉरी, जो कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है, वो एज एक्टिव सेंटर एक्ट करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट के सरफेस में है अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज, तो उसके कारण वो एक्टिव सेंटर एक्ट करेगा और वो कैटलिस्ट अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा कि उसके सरफेस पे जाके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएं, ठीक है, फाइन। सो ये होता है इसका बेसिक प्रोसीजर। अब होता है कि इसमें कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, वो एड्जॉर्ब्ड कर जाते हैं कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, ठीक है, रिएक्शंस होती हैं सरफेस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ही, ठीक है। तो जो जब रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ करी जाओगे वैसे वैसे प्रोडक्ट का रेट भी क्या करी जाएगा, इंक्रीज़, क्योंकि एड्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होती जाएगी ना जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितनी सरफेस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी उतना ही रेट भी ज़्यादा होएगा। अच्छा, आगे अभी भी मैंने बोला कि कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर है अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज, ठीक है, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके ऊपर बाइंड कर जाएंगे इन दैट अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दैट वैलेंसीज, ओके। तो कम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर वो डिकम्पोज कर जाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ही ऐसे होएगा, और इस तरह के कैटालिसिस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट कैटालिसिस, फाइन। अब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो है जो कि कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर बनता है, एक्चुअली वो ऑल्टरनेटिव पाथवे एक प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है, फिर हम लोग इस एनर्जी डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। तो बच्चों होता है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ना ये बात करते हैं निकल की। निकल जो मेरे पास सपोज कर लो कि यहाँ पे निकल कैटलिस्ट है, ठीक है, तो ये उस कैटलिस्ट का सरफेस है जिसके ऊपर की निकल है, क्योंकि ये निकल का कैटलिस्ट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन मेरा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, रिएक्टेंट जो है उसने कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर बाइंड करना, ऑब्वियसली वो निकल के साथ बाइंड कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बाइंडिंग के बाद में क्या होएगा, देखो, जैसे ही अब एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होएगी, वो जो हीट रिलीज होएगी ना वो क्या कर देगी, इनके बॉन्ड्स को वीक कर देगी, ठीक है, इनके बॉन्ड्स को वीक कर देगी, और प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, मतलब इसके बॉन्ड को सपोज उसने वीक कर दिया, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाएगा। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स अनस्टेबल है, इसीलिए दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ फिर से बाइंड करेगा, और फिर ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो है रिलीज हो जाएगा। ये होती है सारी एड्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। अब होता क्या, बेसिकली ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन को। देखो, ये मेरी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इस एक्सिस पे है कि रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इस एक्सिस पे एनर्जी है, ठीक है। सपोज ये मेरा रिएक्टेंट था, अब ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट पहले ये थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जब सिंपल एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म नहीं लगाया था तब, ठीक है। तो ये क्या करता था, इसको इतनी एनर्जी चाहिए होती थी, जब ये इस एनर्जी बैरियर को पार कर लेता था तब प्रोडक्ट बन जाते थे, ठीक है। अब लेकिन एड्जॉर्प्शन थ्योरी ने क्या करा, इसको एक ऑल्टरनेटिव पाथवे दे दिया जिसकी की एनर्जी ऑलमोस्ट इतनी होती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो अब इसको सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, इतनी एनर्जी पार करके ये फटाफट प्रोडक्ट बना दे। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि रिएक्शन किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, विदाउट कैटलिस्ट वाली को कि विद कैटलिस्ट वाली को। ऑब्वियसली विदाउट कैटलिस्ट, देखो सबसे पहले इसको इतना एनर्जी बैरियर कवर करना पड़ता था फिर ये प्रोडक्ट देता था, लेकिन कैटलिस्ट के साथ क्या है कि इसको सिर्फ इतना सा एनर्जी बैरियर है, फटाफट ये प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। तो मतलब ये है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट ई कैपिटल है, और यहाँ विद कैटलिस्ट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ई स्मॉल, ठीक है। ये है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये इन द प्रेजेंस ऑफ। बेसिकली कैटलिस्ट ने क्या किया,
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ कर दिया। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट स्पीड अप हो गया, रिएक्शन स्पीड अप हो गई, रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ कर गया। तो वही तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये इसका पाथवे कि होता कैसे, एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से। कैटलिस्ट जो है वो अपने ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब करा देता है, फिर जब हीट रिलीज होती है वो इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है। तो ये जो है वो निकल जाता है ऊपर से, सरफेस से, ठीक है। और ये जब निकलता है तो इतना एनर्जी बैरियर होता है जिसको पार करके फटाफट प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। अब ये तो था कि अगर सपोज मेरे पास एक ही रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, नाउ व्हाट इफ़ वी हैव अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट लाइक 2 और 3, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि एड्जॉर्प्शन, सपोज मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस पे, लाइक अगर यहाँ पे कोई और रिएक्टेंट होता तो वो यहाँ पे और यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशंस पे लग जाता, ठीक है। सो बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहना था, ठीक है। अब अगर आपको एफिशिएंट फंक्शनिंग चाहिए ना प्रोसेस की, तो ये हमेशा अज्यूम करा जाता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है ना वो दोनों ही डायरेक्टली बाइंड करें, डायरेक्टली एड्जॉर्ब्ड हों सरफेस के ऊपर। ये नहीं है कि सपोज मेरा दूसरा अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो वो इसके हाइड्रोजन के साथ सीधा बाइंड कर जाए, नो। अगर आपको प्रॉपर एफिशिएंसी चाहिए तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली निकल के सरफेस के साथ बाइंड होने ही चाहिए, ठीक है। ताकि फटाफट से, देखो अगर ऐसा होएगा तभी तो फटाफट से प्रोडक्ट निकलते जाएंगे और इनकमिंग रिएक्टेंट्स को फ्री साइट मिलती जाएगी एड्जॉर्ब करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो इसमें टाइम लगेगा, फिर इनकमिंग जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको तो जगह ही नहीं बचेगी एड्जॉर्ब्ड होने के लिए। अगर जगह नहीं बचेगी तो रेट फिर डिक्रीज़ कर जाना। बट हमारा काम यहाँ पे क्या है कि हमने कैटलिस्ट के साथ रेट को डिक्रीज़ नहीं करना बल्कि इंक्रीज़ करना है, ठीक है जी। अब एक्टिव सेंटर्स क्या होते हैं? एक्टिव सेंटर्स लाइक अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज जो होती हैं ना, ठीक है, वो एज अ होल एक्ट करती हैं, उनमें ये जो है वो बाइंड कर जाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जितने ज़्यादा ऑब्वियसली रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनेंगे। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ज़्यादा बनेंगे तो रेट भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और ऐसी साइट्स जिनके ऊपर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाके बाइंड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्टिव सेंटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी की इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस एड्जॉर्प्शन थ्योरी में करी गई। तो उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया? एक तो उसने जो है वो फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल फाइनली डिवाइडेड कोलाइडल कैटलिस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल सरफेस ब्लॉक का 1 सेंटीमीटर क्यूब वो जो है वो 10,000 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है जब हम उसको पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं जिनका कि साइज़ इतना होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 1 मिलियन टाइम्स, ठीक है, अगर ग्राउंड टू पार्टिकल साइज़ हम लोग चलें तो इससे क्या होता है कि फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट पार्टिकल्स जो हैं अब उनके पास ज़्यादा वैलेंसीज है। ज़्यादा वैलेंसीज है तो मतलब कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, सॉलिड कैटलिस्ट से। सो दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों फाइनली डिवाइडेड निकल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इसने जो एक्सप्लेन किया दैट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट। लाइक अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी एड्जॉर्प्शन जो थी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की और उनके सब्सिक्वेंट चेंज जो था प्रोडक्ट में एट अ सरफेस ऑफ कैटलिस्ट जो आता था, उन्हें कौन गवर्न करता था? केमिकल एफिनिटी ऑफ कैटलिस्ट फॉर रिएक्टेंट्स ना, ठीक है। सो यही चीज़ हमें एक्सप्लेन करती है स्पेसिफिक एक्शन ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ पॉइजन्स। एक्शन ऑफ पॉइजन्स में लाइक देखो जो सब्सटेंसेस की कैटलिस्ट की एक्टिविटी को लोअर डाउन करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? कैटालिटिक पॉइजन्स। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? कैटालिटिक पॉइजनिंग। फॉर एग्जांपल कैटालिटिक एक्टिविटी प्लेटिनम की जो है, अगर आर्सेनिक के ट्रेसेस वहाँ पड़े हो तो जो प्लेटिनम की एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो दैट मीन्स कि आर्सेनिक यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? कैटालिटिक पॉइजन एक्ट कर रहा है, राइट। और ये जो कैटालिटिक पॉइजनिंग होती है ना, ये प्रॉबेबली किस वजह से होती है? प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन एट द एक्टिव सेंटर्स। आर्सेनिक एक्टिव सेंटर्स पे पहले जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो अगर वो बाइंड कर गया तो दैट मीन्स कैटलिस्ट के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची ना, कि फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कहाँ एड्जॉर्ब कराएगा। तो उससे क्या होएगा कि उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्टिविटी कैटलिस्ट की ख़त्म हो जाएगी या बहुत डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ओके, अब अगर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड है कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा?
अगर वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड हो गया तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फिर तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिटिक पॉइजनिंग। जब प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का ही एक मॉलिक्यूल स्पीड ऑफ रिएक्शन को कम कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिटिक पॉइजनिंग। एग्जांपल यहाँ पे उसने दे रखी है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, ठीक है, जिसे हम प्लेटिनम से कैटालाइज करते थे, वो क्या कर जाता, फॉल कर जाता कुछ टाइम के पहले, तो उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बट बाद में ख़त्म हो जाता है, मतलब कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब हाइड्रोजन की एड्जॉर्प्शन जो कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्लेटिनम सरफेस पे होगी, वो स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन है, तो वो फिर आगे रिएक्शन को प्रोसीड नहीं होने देगी, अगर होएगी भी तो बहुत स्लो रेट्स पे होगी, ओके। सो कैटालिटिक पॉइजनिंग जो है एक सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है। तो कैटलिस्ट सर्टन केसेस में लाइक कैन बी रीजनरेटेड इन द प्योर फॉर्म बाय क्लियरिंग इट्स सरफेस, बट पॉइजन जो है दैट इज कैमिजॉब्ड, ठीक है, और कैटलिस्ट को रेंडर्ड करता है यूजलेस परमानेंटली, ठीक है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। समटाइम्स कैटालिटिक पॉइजनिंग जो है इसे हम कैटलाइज्ड रिएक्शंस को एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर रोकने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब इसका कुछ एडवांटेज भी है। फॉर एग्जांपल अगर बेरियम सल्फेट है, ठीक है, बेरियम सल्फेट हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, इज यूज टू पॉइजन एक्चुअली, बेरियम सल्फेट प्लेटिनम को पॉइजन कर रहा है, ठीक है, ताकि वो हाइड्रोजनेशन को एट इथाइलिन ही रोक दे। इसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन मतलब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ गए ना, तो अगर हम रोकेंगे नहीं इसकी हाइड्रोजनेशन को तो ये फिर ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, एल्केन्स में आ जाएगा। लेकिन व्हाट इफ वी वांट ओनली एल्केन्स, अगर हमें एल्केन्स ही चाहिए तो उस केस में हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैटालिटिक पॉइजन्स का डाल के रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं एट डिजायर्ड स्टेज। तो अगर इनके डिसएडवांटेज हैं तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं पॉइजन्स के, ओके। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैटालिटिक प्रमोटर्स। तो कैटालिटिक प्रमोटर्स क्या होते हैं कि जिनको हम कैटलिस्ट में थोड़ा सा ऐड करते हैं और वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस में, ठीक है, जब हम अमोनिया बनाते हैं तो हम लोग वहाँ पे कैटलिस्ट ऐड करते हैं आयरन, लेकिन अगर हमें उस आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो हम मोलिब्डेनियम के ट्रेसेस डाल देते हैं, क्योंकि मोलिब्डेनियम यहाँ पे क्या एक्ट करता है, कैटालिटिक प्रमोटर। वो क्या करता है, आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है और हेबर्स प्रोसेस का रेट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। अब दो फैक्टर्स हैं जो कि जिस तरीके से कैटालिटिक प्रमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। पहला स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स हैं। स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स क्या है कि जब हम अपने कैटलिस्ट में थोड़ा सा कैटालिटिक कोई भी प्रमोटर डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जब कैटलिस्ट का सरफेस यूज़ होता है तो उसमें जो लॉस होएगा उसको प्रिवेंट करता है, मतलब उसको कैटलिस्ट के सरफेस को आप लोग बोलो कि प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। और अगर कैटलिस्ट का सरफेस प्रिवेंटेड रहेगा, ठीक रहेगा, बाइंडिंग इनकमिंग रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। तो यही वजह है कि क्यों कैटलिस्ट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर्स ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या होता है, देखो अब ये जो मैंने वैलेंसीज़ के बारे में बात करी है तो ये सब ने पढ़ा है सॉलिड स्टेट में। क्रिस्टल लैटिस में जो डिफेक्ट्स होता है लाइक शॉटकी फ्रैंकल डिफेक्ट, तो ये उन्हीं बेसिकली ये सभी उसी के साथ रिलेट करते हैं जो वैलेंसीज हैं, ठीक है, एक्टिव सेंटर्स हैं कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं एक्चुअली, ये इंट्रोड्यूस करते हैं सम लैटिस डिफेक्ट्स। तो उनसे क्या होता है कि जितने ज़्यादा एक्टिव सेंटर्स इंक्रीज हो जाते हैं और जितने ज़्यादा एक्टिव सेंटर्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। सो इन्हीं दोनों वे से कैटालिटिक प्रमोटर जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है। नेक्स्ट इज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं जो कैटालिटिक एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे है लाइक सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करवानी ऑक्सीजन गैस से, ठीक है, अल्कोहल से हम लोग करवाते हैं, ठीक है। सो अल्कोहल एनिलिन बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड या फिर कुछ और एल्डिहाइड्स जो है वो इनहिबिटेड हो जाते हैं बाय एंथ्राजीन। तो एंथ्राजीन यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है फिर, कैटालिटिक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि इन द प्रेपरेशन ऑफ कैटलिस्ट में थोड़ा से अमाउंट में भी डल जाता है और वो कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स।
अब इनहिबिटर्स का एक एक्चुअली इनहिबिटर्स कहाँ पाए जाते हैं? चेन रिएक्शंस में। लाइक चेन रिएक्शंस में इनिशिएशन होती है जिसमें कि रेडिकल्स को इनिशिएट किया जाता है, टर्मिनेशन में उनको ख़त्म किया जाता है। इनहिबिटर्स बेसिकली वहाँ पे क्या रोल एक्ट करते हैं? इनहिबिटर्स वहाँ पे रेडिकल्स को रिमूव कर देते हैं बाय रिएक्टिंग विद देम, ताकि चेन की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कैनेटिक्स ऑफ सरफेस रिएक्शंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैनेटिक्स ऑफ सरफेस रिएक्शन। देखो, गैशियस रिएक्शन जो कि कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होती हैं, उनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अभी जो हमने पीछे पढ़ा एडजॉर्प्शन थ्योरी में। सो सबसे पहले होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करेंगे टू द सरफेस। ठीक है, फिर एडजॉर्प्शन होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। फिर क्या होएगा? केमिकल रिएक्शन होता है सरफेस के ऊपर। फिर डीजॉर्प्शन होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट्स जो है वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, मतलब डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हो जाती है। फिर लास्ट पे क्या होता है? प्रोडक्ट्स की डिफ्यूजन होती है सरफेस से, मतलब सरफेस वो कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। ठीक है, सो एक या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स जो कि अभी अभी मैंने ऊपर बताए हैं मे बी स्लो, तो दैट मीन्स कि जो भी स्लो होएगा वही रेट डिटर्मिनिंग होएगा। अब हमने सरफेस रिएक्शंस का काइनेटिक्स जब हम देखेंगे तो एक्चुअली दैट मे बी अकाउंटेड फॉर बाय पोस्टुलेटिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, सो कौन सी है? पहली इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें यूनिमॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन एंड डीजॉर्प्शन हो रही है एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, सेकेंडली क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है एडजॉर्ब्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कि हमें प्रोडक्ट देता है, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है ना लीड्स टू लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड रिएक्शन जो रेट है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है कि एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि कितना उन्होंने सरफेस कवर्ड करा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लैंगमेयर एंड हिंशलवुड जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? थीटा के ऊपर। फाइन, थीटा क्या है कि उसने कितना फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर किया है कैटलिस्ट का कितना सरफेस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ने कवर किया। अच्छा, तो अगर मैं मतलब रेट किसके ऊपर? थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी टर्म कांस्टेंट आ जाएगा, K1 क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए क्या होएगा? रेट हम जो दो है तो थीटा 1 थीटा 2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर ऑब्वियसली ए एंड बी दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों ने कितना कितना सरफेस जो है वो कैटलिस्ट का कवर करा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम इनकी काइनेटिक्स पढ़ेंगे फॉर यूनिमॉलिक्यूलर सरफेस रिएक्शंस। देखो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या होता है? प्रोसेस हम लोग लाइक ए हम लोग मान लेते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और वेकेंट साइट है एस सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये ए एस की एड्जॉर्प्शन हो गई, रेट कांस्टेंट मैंने मान लिया K1। ठीक है, अब इसकी डीजॉर्प्शन होनी है। डीजॉर्प्शन मतलब दोबारा से इसने वही रिएक्टेंट्स एज अ प्रोडक्ट्स दे देने हैं। डीजॉर्प्शन होगी, इसका रेट मैं मान लेती हूँ K-1। ठीक है, अब ये जो ए एस है या फिर ये मतलब आप लोग को याद होगा एंजाइम कैटालिसिस में भी हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोडक्ट बनता है या तो ये दोबारा से रिएक्टेंट्स में आके डिजॉर्प्शन कर दे या फिर ये प्रोडक्ट्स बना देगा डीकम्पोज होके। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले का मैं रेट कांस्टेंट मान लेती हूँ K2। ठीक है, अब लैंगमेयर के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर। और रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जिस प्रोसेस में प्रोडक्ट बना है। तो देखना ज़रा प्रोडक्ट किस केस में बना है? K2 वाले केस में, तो इसीलिए R किसके इक्वल आएगा? K2 थीटा की। ठीक है, थीटा क्या? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस जितना कवर हुआ है, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। CS क्या है? टोटल कंसंट्रेशन सरफेस साइट्स की। कैटलिस्ट के ऊपर जितनी भी सरफेस साइट्स हैं उनकी टोटल कंसंट्रेशन CS है। ठीक है, तो अब जितनी साइट्स कवर्ड है उनकी कंसंट्रेशन सपोज AS के हिसाब से मैं CS थीटा मान लूँ। थीटा मतलब जितना उसने कवर किया और CS मतलब टोटल कंसंट्रेशन, है ना। अब वेकेंट साइट्स की कैसे निकालूंगी? ऑब्वियसली 1 माइनस थीटा। थीटा अगर उसने, थीटा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस जितना कवर्ड है, तो वेकेंट मतलब जो अनकवर्ड है, तो अनकवर्ड कैसे निकालेंगे? 1 माइनस थीटा करके, राइट। अब थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट कंडीशन। हम लोग हर टाइम ऐसा ही करते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है? AS की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे
K1AS जो है, ठीक है, अब हमने देखना है इसकी फॉर्मेशन, AS की फॉर्मेशन, रिएक्टेंट एंड जो मेरा वीक साइट एस, ठीक है। K1 में तो ये बन रहा है, तो मतलब आएगा प्लस K1A/S, रिएक्टेंट लेते होते हैं ना, ठीक है। अब सेकंड में ये डिकम्पोज हो रहा है, मतलब माइनस K-1AS, इसमें भी डिकम्पोज हो रहा है, माइनस K2AS, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। और माइनस किसके साथ, अगर वो रिएक्टेंट में है, जो चीज़ का हम निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन, अगर वो रिएक्टेंट्स में है तो हमेशा उसके आगे माइनस का साइन आगे रहता है, अगर वो प्रोडक्ट्स में है तो हमेशा प्लस का साइन आता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी K1AS माइनस K-1AS माइनस K2AS, ठीक है जी। ओके, अब S और AS की इन टर्म्स ऑफ थीटा हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाल ली, AS की भी निकाली हुई है और S की भी निकाली हुई है, यहाँ पे देखो AS की भी और S की भी है, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में। S की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, CS1 माइनस थीटा कर दिया, माइनस K-1, और AS की जगह पे क्या करना है, CS थीटा कर दिया, माइनस K2AS की जगह पे अगेन CS थीटा, ठीक है जी। यहाँ से हम लोग CS थीटा कॉमन निकाल लें, अंदर क्या आएगा, माइनस K-1 प्लस K2, राइट, ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को कर देती हूँ स्टेप, वन माइनस थीटा, राइट, माइनस K-1 प्लस K2 अंदर आ जाएगा, और CS थीटा हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये चीज़ सारी उधर चली जाएगी तो मतलब प्लस में हो जाएगी, इक्वल टू में मान लूँ, क्योंकि इक्वल टू 0 ही था ना, तो थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है, तो मतलब ये सारी चीज़ इसके साथ डिवाइड हो जाएगी आगे, देखना, K-1 प्लस K2 CS, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, अच्छा थीटा इसमें से भी तो निकालना था ना कॉमन, ठीक है जी। आपको इस इक्वेशन को पूरी को खोलना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कर रही हूँ मैं, ठीक है। K1, हाँ जी देखना मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये CS1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो CS, और थीटा के साथ होएगा तो CS थीटा, ठीक है। आगे वाली सारी इक्वेशन मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसके साथ, ऐसे ही ब्रैकेट्स खोलते हैं ना हम लोग, पहले CS के साथ कर दिया, फिर CS थीटा के साथ, ओके। अब देखो इसको छोड़ दो आप, इन तीनों में से CS थीटा कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, CS थीटा निकाल दिया कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा K1A माइनस K-1 प्लस K2, माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन अंदर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन दे दिया ना, ठीक है। CS थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इस पूरी चीज़ को उधर ले जाऊँ तो मतलब ये क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे CS कट जाएगा तो बचा क्या, K1A इज इक्वल्स टू K1 ठीक है, K1A प्लस K-1 प्लस K2 थीटा। अब आप इन दोनों को नहीं कट कर सकते क्योंकि ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इनके साथ प्लस माइनस भी हो रहा है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, इक्वल्स टू थीटा। तो देख लो बुक में भी यही वैल्यू है, ओके। तो ऐसे सॉल्व करा, ये बुक में उन्होंने स्किप करा हुआ है, हाँ जी। तो ये आ गया थीटा की वैल्यू आपके पास, ठीक है। अब ये जो थीटा की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 से आई, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, मैं हर इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ, मेथड बिल्कुल सेम है सभी का, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज प्लीज़। हाँ जी, K2 ऐसे रहा और थीटा की जगह पे मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी, देख लो, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दूँ, इधर आ जाएगा 1/, और इधर ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब
हाँ जी। सो आगे क्या करा है कि इन्वर्स कर दिया था, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई ना, ठीक है। फिर क्या करा है, एलसीएम को डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, ठीक है। एलसीएम को पहले इसके साथ अलग कर दिया और इन दोनों के साथ अलग कर दिया, इन दोनों को साथ अलग किया, वो तो ऐसे ही रहा ना, ठीक है। ये सारा इसके साथ जब करा K1A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/K2 बचा, ठीक है। सो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, ठीक है, फिर से रेसिप्रोकल करके आर को ऊपर ले गया, मतलब ये चीज़ ऊपर चली जाएंगी, ये नीचे आ जाएंगी पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में। दिस इक्वेशन रिटन एज इन दिस फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे पी क्या, पार्शियल प्रेशर है ए का, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, इस इक्वेशन के दो लिमिटिंग केसेस हैं। केस 1 क्या है कि अगर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन मतलब K2, ठीक है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो नीचे K2 बहुत ज़्यादा है इससे, तो मतलब K2 के कंपैरेटिवली इसको निगलेक्ट कर दें सारे को, ठीक है, इसको निगलेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या, K2 K1 PA, K2 के साथ K2 कैंसिल, तो रेट किसके इक्वल बचेगा, K1 PA के इक्वल, ठीक है। अब क्योंकि ये ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, ठीक है, अंडर दिस कंडीशन, जब रेट ऑफ डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है। केस 2 अगर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ज़्यादा नहीं है, बहुत स्मॉलर है, तो फिर हम K2 को निगलेक्ट करेंगे, इससे नहीं। K2 को निगलेक्ट कर दिया, इक्वेशन आ गई। जब अब मैं सारी इक्वेशन को K-1 के साथ डिवाइड कर दूँ, इसको भी K-1 के साथ कर दिया, नीचे वाली को भी कर दिया K-1 के साथ, इसको करूँगी तो ये दोनों कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे K1/K-1, K1/K-1, इसको मैं स्मॉल, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स ही हैं, कैपिटल K मान लेती हूँ, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें फर्दर दो केसेस हैं कि आप लोग रिएक्शन लो प्रेशर पे प्रोसीड करा रहे हो कि हाई प्रेशर पे करा रहे हो, ठीक है, उसका काइनेटिक्स भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सपोज आप इसको लो प्रेशर पे करवा रहे हो तो दैट मीन्स कि KPA की वैल्यू बहुत कम होएगी 1 के कंपैरेटिवली, तो फिर हम क्या करेंगे, KPA को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो रेट किसकी इक्वल आएगा, K2 PA के इक्वल। तो मतलब क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू ए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, सो दिस इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अगर आप लो प्रेशर पे इसको प्रोसीड करवाओगे, बट इफ़ यू आर प्रोसीडिंग इट एट हाई प्रेशर पे कराओगे तो पार्शियल प्रेशर 1 से ज़्यादा होगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को निगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, K2 PA डिवाइडेड बाई KPA, ठीक है, K भी कैंसिल आउट, PA भी कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा रेट किसके इक्वल, K2 के इक्वल, ठीक है। तो K2 मतलब ये रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स दिस इज फॉलोइंग ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ओके। सो काइनेटिक्स जो है इट होल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस विच यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। सो हेयर दिस एंड्स योर चैप्टर, थैंक यू सो मच।